जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है, तो आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, और आपको पेपर का नाम तो पता ही होगा। आपके पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो कि 4th सेमेस्टर बीए, बीएससी और बीकॉम सभी के लिए कंपलसरी पेपर है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के अनुसार भारत क्या है? विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के अनुसार भारत क्या है? तो उनके अनुसार भारत आश्चर्य की भूमि है, क्योंकि भारत में बहुत सारे मौसम भी मिलते हैं, भारत में बहुत सारे विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं के बाद भी यहाँ पर एकता है। तो आप ऑप्शन यहाँ पर सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का स्रोत क्या है? प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का स्रोत क्या था? तो प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली था उसका स्रोत ज्ञान, परंपरा और अभ्यास, ये सभी उसके स्रोत थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के समग्र विकास पर कैसे केंद्रित थी? प्राचीन शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के समग्र विकास पर कैसे केंद्रित थी? तो ये व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य स्व मतलब सेल्फ, इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ की देखभाल करती थी या उस पर केंद्रित थी। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मानव जीवन किन मूल्यों पर केंद्रित है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मानव जीवन नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक मूल्यों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 5, किसके मध्य संतुलन आवश्यक है? किसके मध्य संतुलन आवश्यक है? तो प्रकृति और मनुष्य के मध्य संतुलन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा प्रणाली ने किस पर जोर दिया है? शिक्षा प्रणाली ने किस पर जोर दिया है? तो शिक्षा प्रणाली ने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ आत्मा पर जोर दिया है। तो आप ऑप्शन डी को एक बार फिर से टिक करेंगे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? तो ये वेद, पुराण, उपनिषद पर आधारित थी। तो एक बार फिर से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसी भी ज्ञान के सीखने के समर्थक थे? किसी भी ज्ञान के सीखने के समर्थक कौन थे? तो यहाँ पर आर्यभट्ट, पाणिनि और कात्यायन, ये सभी ज्ञान के सीखने के समर्थक थे। और तो आप उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा ग्रंथ के प्रमुख समर्थक हैं। चिकित्सा ग्रंथ के प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं? तो ये आचार्य चरक और सुश्रुत, इन्हें माना जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता भी है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10, शास्त्र से आप क्या समझते हैं? शास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सीखे हुए विषय। शास्त्र का मतलब होता है सीखे हुए विषय। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, काव्य से आप क्या समझते हैं? तो काव्य क्या है? काव्य का अर्थ होता है रचनात्मक साहित्य। तो आप सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न विषयों को सीखने के स्रोत क्या थे? मतलब इतिहास में विभिन्न विषयों को सीखने के स्रोत क्या थे? तो विभिन्न विषयों के सीखने के स्रोत थे इतिहास का अध्ययन करना, मीमांसा का अध्ययन करना, शिल्प शास्त्र, वार्ता, धर्म विद्या। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास बीती बातें व तथ्यों का एक संकलन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, धनुर्विद्या का अर्थ है। धनुर्विद्या का अर्थ किससे है? तो इसका अर्थ होता है तीरंदाजी से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वर्त का क्या अर्थ है? तो वर्त का अर्थ होता है कृषि, व्यापार, पशुपालन, इन सभी से वर्त का अर्थ होता है। तो आप उपयुक्त सभी
को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 की बात करें, विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के रूप में क्या पढ़ाया जाता है? विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के रूप में क्रीड़ा, व्यायाम और योग, ये सभी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, धनुर्विद्या क्यों सिखाई जाती थी? तो धनुर्विद्या क्यों सिखाई जाती थी? युद्ध कौशल हासिल करने के लिए सिखाई जाती थी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के सभी पहलुओं में कुशलता प्राप्त करने के लिए किसने ईमानदारी से एक साथ काम किया? सीखने के सभी पहलुओं में कुशलता प्राप्त करने के लिए किसने ईमानदारी से एक साथ काम किया? तो यहाँ पर गुरु तथा शिष्य दोनों एक साथ ईमानदारी से कार्य करते थे। गुरु ईमानदारी से सिखाता था और शिष्य ईमानदारी से सीखते थे। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने का आकलन किसके द्वारा किया जाता था? सीखने का आकलन किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका आकलन किया जाता था वाद विवाद के द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिताओं के द्वारा इसका आकलन होता था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के कौन कौन से तरीके प्रचलित थे? प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के कौन कौन से तरीके थे? प्राचीन भारत में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे हम आश्रम के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 22, गुरुकुल कहाँ बनाए जाते थे? तो गुरुकुल अक्सर कहाँ पे बनाए जाते थे? ये नदी के किनारे बनाए जाते थे। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रारंभिक वैदिक काल में डैश डैश की भी शिक्षा तक पहुंच थी। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें महिलाओं की भी शिक्षा तक पहुंच थी। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कुछ प्रमुख महिला वैदिक विद्वानों के नाम बताएं। तो यहाँ पर सभी ये महिला विद्वानों के नाम है मैत्रेय, अपला, गार्गी। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कई आश्रमों के नाम किसके नामों पर रखे गए? तो कई आश्रम ऐसे रहे जिनके नाम गुरुओं के नाम पर रखे गए। तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुरुकुलों में रहने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? पूर्ण शिक्षा हेतु, अनुशासित जीवन हेतु, आंतरिक क्षमता के ज्ञान हेतु, यानी उपयुक्त सभी पर आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन काल में सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालय था। तो प्राचीन काल में अगर बात करें तो जो आपका तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, ये सभी प्रमुख विश्वविद्यालय थे। तो एक बार फिर से उपयुक्त सभी सही होगा। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगदला में क्या स्थित था? तो यहाँ पे क्या स्थित था? यहाँ पे गुरुकुल स्थित थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विश्वविद्यालय में डैश डैश पाठ्यक्रम होते थे। तो विश्वविद्यालय में कितने पाठ्यक्रम होते थे? यहाँ पर विश्वविद्यालय में टोटल 18 पाठ्यक्रम होते थे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय व्याकरणविद कौन है? निम्नलिखित में से भारतीय व्याकरणविद कौन है? तो अगर हम व्याकरण की बात करें तो यहाँ पर आपके जो पाणिनि है, पाणिनि को व्याकरणविद माना जाता है। और चरक और सुश्रुत आपने अभी देखा था, ये आयुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? किस स्थान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो जितने भी यहाँ पर जो तक्षशिला है, तक्षशिला को क्या घोषित किया गया? विश्व धरोहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन काल में किसकी खोज की जाती थी? प्राचीन काल में किसकी खोज की जाती थी? तो ज्ञान की खोज की जाती थी। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 33, भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास किस काल में हुआ? भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास किस काल में हुआ? तो भारत में जो स्वदेशी शिक्षा थी वो पूर्ण औपनिवेशिक काल में हुआ था। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, यह परिभाषा किसकी है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिक क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। क्या कहा गया? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिक क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन है A.R. वेमन का। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, किस काल में संभवतः योग की उत्पत्ति मानी जाती है? किस काल में संभवतः योग की उत्पत्ति मानी जाती है? तो जो योग की उत्पत्ति है वो वैदिक काल में मानी जाती है। ऑप्शन ए एक बार फिर से टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस युग में तीरंदाजी, भाला क्षेपण, मल्ल युद्ध, अश्वारोहण तथा रथ दौड़ आदि व्यापक मिलता था? किस काल में ये सारी चीजें व्यापक रूप से मिलती थी? तो जो रामायण काल है, रामायण काल में ये सारी चीजें व्यापक रूप से मिलती थी। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, किस काल को द्वंद्व काल कहा जाता है? किस काल को द्वंद्व काल कहा जाता है? तो मुगल काल को द्वंद्व काल के नाम से भी जाना जाता है। 38, किस क्रिया को अत्यंत गुणकारी माना गया है? किस क्रिया को अत्यंत गुणकारी माना गया है? तो चलने की क्रिया को अत्यंत गुणकारी माना गया है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, राजपूत जीवन के अभिन्न अंग रहे। राजपूत जीवन के अभिन्न अंग कौन कौन से थे? तो संगीत और नृत्य, ये दोनों राजपूतों के जीवन के अभिन्न अंग माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किस क्रिया को सदैव राजकीय संरक्षण मिला? किस क्रिया को सदैव राजकीय संरक्षण मिला? तो कुश्ती को सदैव राजकीय संरक्षण मिला। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, किस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ? किस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ? तो राजपूत काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, दंगल से लोगों को क्या लाभ मिलता था? दंगल से लोगों को क्या लाभ मिलता था? तो दंगल से आप देखें यहाँ पर ऑप्शन, तो मनोरंजन भी होता था और स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। तो उपयुक्त दोनों, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल काल में कौन से खेल प्रचलित थे? तो मुगल काल में कौन से खेल प्रचलित थे? यहाँ पर तैराकी, आखेट, पशु भिड़ंत स्पर्धा, शतरंज और चौपड़, ये सभी प्रचलित थे। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्रता पश्चात किसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण के द्वार खुलने लगे? स्वतंत्रता पश्चात किसके लिए? तो शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य खुलने लगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के लिए केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की? तो ये स्थापना की गई थी 1950 में। तो अब ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कब अखिल भारत के खेल सलाहकार समिति की स्थापना की गई? तो अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की स्थापना 1954 में की गई। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसने शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए एक आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की? किसने शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की? तो ये स्थापना की गई थी अखिल भारत खेल सलाहकार समिति के द्वारा। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या कार्य किए? शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या कार्य किए? तो इन्होंने डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स चलाए, आदर्श पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया, खेलों का स्तर उन्नत बनाया, ये सभी कार्य हुए। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन
कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई है हैदराबाद में। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ है? श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावली में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 52, संपूर्ण भारत में शारीरिक शिक्षा की कितनी संस्थाएं हैं? संपूर्ण भारत में शारीरिक शिक्षा की 200 से 250 संस्थाएं हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो खेल प्रशिक्षण के लिए तथा विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक तैयार करने हेतु सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय संस्था के नाम से एक संस्था शुरू की गई? तो ये संस्था शुरू की गई थी आपकी 1961 में। तो आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे SAI कहते हैं की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई थी 16 मार्च 1984 को। क्वेश्चन नंबर 55, शारीरिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? तो शारीरिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया था 1948 में। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर अभ्यास क्रम कोर्स की स्थापना करना किसका सुझाव था? तो ये सुझाव था ताराचंद समिति का ही। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही।